तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सी के सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि VVI प्रश्न है। दोस्तों, आपको सीधे बोर्ड से लड़ेगा, ये मेरा चैलेंज है। यदि हाँ आपको भी अगले साल एग्ज़ाम देना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मैं 100% दावा करता हूँ कि जो भी मैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो वीडियो अपलोड करूंगा, पूरा यदि आप देख लेते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 50 में 50 आप ऑब्जेक्टिव रंग कराएंगे, और वो भी सही। ये मेरा चैलेंज है। चलिए दोस्तों, यदि अभी तक आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, अर्थात भाग 1 नहीं देखे हैं, तो पहले भाग 1 देख भी लीजिए, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं और भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो इसके पिछला जो मैं वीडियो बनाया था उसमें 25 तक हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 26 प्रश्न से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 26 प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए, जो 26 प्रश्न कहता है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। दोस्तों, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, यदि एक्स अक्ष से कहेगा, एक्स अक्ष से कहेगा तो कोटि होगा। यदि एक्स अक्ष से कहता है तो कोटि होगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और यही कहता कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाता, भुज, यानी भुज और कोटि। यानी कहेगा कि एक्स अक्ष से, देखिए प्रश्न में क्या आ रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है तो कोटि कहलाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग 27 प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 27 प्रश्न कहता है कि बिंदु P XY Y1 X1 Y1 और Q X2 Y2 के बीच की दूरी। दोस्तों, दूरी सूत्र मैंने आपको बताया था। क्या बताए थे आपको? देखिए, मान लिया कि Q है X1 Y1 और ये P है। चलिए, P है और Q दिया हुआ है X2 Y2। दोस्तों, इसके बीच की दूरी यानी कि PQ बराबर बीच की दूरी सूत्र मैंने आपको बताया था, रूट अंडर। देखिए, या तो आप लिख सकते हैं X1 घटा X2 के होल स्क्वायर प्लस Y1 घटा Y2 के होल स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यदि PQ बराबर, ध्यान दीजिए, X2 को आप आके लिखते हैं और X1 को आगे, फिर भी वही आपका आंसर आएगा, और Y2 घंटा Y1, यानी कि दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। तो देखिए, तो आपका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, X2 माइनस X1 के होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 के होल स्क्वायर के रूट अंडर जरूर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 27 के। 28 कहता है कि बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी। देखिए, अब ये दूरी सूत्र मैंने आपको बताया और इसी पर आ गया क्वेश्चन। -1 3 और क्या है -5 7 के बीच की दूरी कह रहा है। तो दोस्तों, बीच की दूरी क्या होता है, रूट अंडर। ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, या Y2 है। तो देखिए, X1 घंटा X2 के होल स्क्वायर और प्लस Y1 घंटा Y2 के होल स्क्वायर, यही ना होता है दूरी सूत्र। तो देखिए, X1 का मान रख दीजिए तो -1, X2 का मान रख दीजिए तो माइनस तो वो है ही है, और एक माइनस और आएगा तो +5 हो जाएगा कि होल स्क्वायर। अब देखिए, Y1 तो 3 है, Y2 तो घटाओ 7 के होल स्क्वायर, 5 में से 1 चल जाएगा तो 4, यानी 4 के स्क्वायर जोड़ 7 में से 3 चल जाएगा 4, यानी -4 के स्क्वायर के रूट अंडर। देखिए, 16 जोड़ 16 के रूट अंडर, यानी कि रूट अंडर 32 हो जाएगा। दोस्तों, 32 को आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 4 रूट 2, यानी कि 4 रूट 2 इसका आंसर आएगा। यही आपका आंसर होगा, यानी कि रूट से मान निकालेंगे तो 4 रूट 2 होगा। अतः ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, 4 रूट 2 इकाई। आइए दोस्तों, 29 प्रश्न देखते हैं। 29 प्रश्न देखिए, कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान देंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों, आपको एक फार्मूला पता होगा, जब त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे। ध्यान दीजिए, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोस्तों, यहाँ पर
1 प्लस टेन स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि टेन स्क्वायर यहाँ माइनस में है तो ऊ साइड चला जाएगा, अर्थात RHS में, तब प्लस में ना होगा। तो देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, अतः 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसी का मान पूछ रहा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर देखिए तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए निम्न में किसका मान 0 है दोस्तों, साइन 90, तो साइन 90 का मान पता होगा आपको कि 1 होता है, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 दोस्तों कॉस 90 का मान ही 0 होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन 0 का 0 तो कॉस 90 का 0 होता है, और कॉस 0 है तो कॉस 0 का तो 1 होता है, और टेन 90 है तो टेन 90 का कितना होता है, टेन 90 का अपर इन्फिनिटिव होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए जो 31 प्रश्न है, कहता है कि साइन थीटा बराबर है, यानी साइन थीटा किसके बराबर है, तो 1 प्लस पहला ऑप्शन है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये दोस्तों होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ये तो होगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन जो है गलत हो गया, ए ऑप्शन। बी में कहता है 1 बटा कॉसेक थीटा, हाँ यही होगा, क्योंकि 1 बटा कॉसेक थीटा का उल्टा ही होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को जब हम लोग पलटेंगे अतः ऊपर लेते जाते हैं तो साइन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए यानी कि आपका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 32 प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। 32 कहता है कि tan 1/2 का मान क्या है, 1/2 है, tan 1/2 है, रुक जाइए दोस्तों ये पता नहीं चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे tan π/2 है, यानी π/2 का मान क्या होगा दोस्तों, ये जो पाई के रूप, ये पाई है, आप इसे पाई समझिएगा, यानी tan कहता है कि π/2 का मान कितना होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि tan पाई का मतलब होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में, तो 180 डिग्री होता है तो 180 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो 90 मिलेगा, यानी tan 90 का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों 90 का मान आपको पता होगा कि tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, अतः ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 33 प्रश्न देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा, देखिए पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो आपको अभी फार्मूला बताएं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करना है, अतः 1 RHS में है तो LHS में लाना होगा, और टेन स्क्वायर को RHS में भेजना होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर माइनस में है तो RHS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा, अतः सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। अतः दोस्तों जो आपका ऑप्शन जो है सी जो है सही हो जाएगा। देखिए 34 प्रश्न कहता है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है, दोस्तों ये भूगोल और नौचालय में होता है। हालांकि ये जो प्रश्न है इस तरह का प्रश्न नहीं पूछेगा दोस्तों, लेकिन फिर भी यदि दिया है तो देख लीजिए। अब कहता है नेक्स्ट कि यदि समानांतर चतुर्भुज सभी भुजाओं यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। दोस्तों वह समचतुर्भुज होता है, हमेशा याद रखेंगे कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह जो समानांतर चतुर्भुज होगा वह एक समचतुर्भुज होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अतः 36 प्रश्न देख लेते हैं। 36 प्रश्न कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB बराबर, दोस्तों आपको पता होगा प्रमेय 10.2 कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए यहाँ कहता है कि PA और PB स्पर्श रेखा है, PA और PB स्पर्श रेखा है, यानी कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, चूँकि दोनों स्पर्श रेखा है तो PA बराबर PB, और कहता है कि PA का मान 6 सेंटीमीटर है, इसका 6 है तो PB का भी कितना होगा 6, यानी कि PB का भी कितना मान होगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पूछ रहा था PB का मान, तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
देखिए 37 कहता है कि बाह्यतम स्पर्श करने वाले वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, अतः एक होती है। यानी देखिए बाह्यतम यानी बाह्यतम रूप से वृत्तों को स्पर्श करने वाले उभयनिष्ठ रेखा, दोस्तों देखिए उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब उभयनिष्ठ हम लोग उसको कहेंगे जो दोनों के लिए काम करे, जो दोनों के लिए काम करे। यानी देखिए इस वृत्त के लिए भी यह स्पर्श रेखा काम कर रहा है और इस वृत्त के लिए भी यह कार्य कर रहा है रेखा। तो ये जो रेखा है उभयनिष्ठ रेखा हुआ। तब प्रश्न यही कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि बाह्यतम स्पर्श करने वाली, देखिए ये वृत्त के बाहर से स्पर्श कर रहा है, इस वृत्त के भी बाहर से स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श करने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए यही ना है उभयनिष्ठ रेखा, तो उभयनिष्ठ रेखा की संख्या कितना होती है, एक होती है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 38 क्या कहता है, देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी की जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। हाँ ध्यान दीजिए, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है दुगनी कर दी जाती है, तो पहले से त्रिज्या कितना होगा, आर होगा, पहले से त्रिज्या आर होगा। चलिए ध्यान दे दीजिए, देखिए तो मूल त्रिज्या यानी पहले वाला त्रिज्या आर था। अच्छा नए त्रिज्या कहता है कि त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, अतः ये हो जाएगा 2r। अब कहता है दोस्तों यहाँ पर तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पुराना का यानी मूल त्रिज्या से आर है, तो इसलिए पुराने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जब त्रिज्या दोस्तों देखिए तो क्या है, आर है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा और नया जो त्रिज्या है वो 2r हो गया है ना। तो क्या कहता है कि पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल, तो ये तो पुराने भी वृत्त के हो गया और नया वृत्त हो जाएगा पाई, और आर के जगह पर आर नहीं बल्कि 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इससे हल कर देंगे तो ऊपर में पाई आर का स्क्वायर बटा नीचे पाई और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 अगुने आर के स्क्वायर तो आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर में बचेगा 1 बटा नीचे 4, अतः 1:4 हम लोग कह सकते हैं इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। अतः जो ऑप्शन दोस्तों 1:4 बी जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए कहता है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। दोस्तों आपको पता होगा, ध्यान देंगे, संपूर्ण सतह कहता है यानी कि यही अर्धगोला है, और इसका कहता है कि संपूर्ण सतह, तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल देखिए पहले इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी 2πr²। चूँकि गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 2πr² आ जाएगा। यानी ये वक्र पृष्ठ का केवल आया है, संपूर्ण कह रहा है यहाँ पे, तो ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है वृत्त वाला भी जोड़ देंगे तो संपूर्ण का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। चूँकि देखिए नीचे भी तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा ना, संपूर्ण कर रहा है तो संपूर्ण का मतलब पूरा, तो हो जाएगा कितना 2 और 1 3πr², यानी कि 3πr² हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर जो है बी है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं 40 प्रश्न के। देखिए तो 40 प्रश्न जो है कहता है कि 40 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। परिधि दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान देंगे, परिधि दिया हुआ है कितना, परिधि दिया हुआ है आपका 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या परिधि दिया हुआ है, सॉरी मीटर है, 44 मीटर परिधि। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि जो आपको दिया हुआ रहेगा उसी के फार्मूला पर बैठाइएगा आंसर आ जाएगा। देखिए कहता है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए तो परिधि, तब परिधि क्या होता है वृत्त के परिधि, तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो 44 मीटर परिधि है, परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है 2πr। दोस्तों 44 बराबर 2 गुने 22/7 गुने r, हमें त्रिज्या पूछ रहा ना है r का मान। देखिए 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा, इन्हें 7 है भाग में, इन्हें आएगा था गुना में, तो 1 बराबर r/7, तो 7 भाग में है तो आ जाएगा तो गुना में, तो 7 यानी r, अतः त्रिज्या का जो मान है 7 होगा। अतः जो इसका ऑप्शन है
20 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 41 प्रश्न कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न पूछता भी है। बस कुछ नहीं करना है भाई, जो कह रहा है वही कर देना है। तो देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है जिसका परिधि और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तब उसकी त्रिज्या क्या होगी। चलिए ध्यान दीजिए, वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों दोनों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, यानी परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर दिया हुआ है। तो त्रिज्या पूछता है यानी कि आर पूछता है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, पता होगा आपको। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यही ना। पाई से पाई काट दीजिए, एगो आर से एगो आर काट दीजिए, तो 2 बराबर इधर आर बचेगा, यानी कि त्रिज्या जो होगा 2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर है ए सही हो जाएगा, 2 इकाई। चलिए दोस्तों 42 प्रश्न कहता है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने अभी बताया, तो πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो देखिए कहता है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। तो देखिए पहला वृत्त की त्रिज्या r1 तथा दूसरी वृत्त की त्रिज्या r2 है। दोस्तों पहला के r1 मान लिए और दूसरा के r2 मान लिए त्रिज्या। तब कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, बताइए तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr1 का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई और त्रिज्या r1 तो r1 का स्क्वायर, और दूसरा के πr2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा। देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4, तो ऊपर में 4 लिख दिए, दूसरा वृत्त के दिया हुआ है 1, तो नीचे 1 लिख दिए, बराबर r1 बटा r2। दोस्तों दोनों पे स्क्वायर है, तो हम लोग दोनों पर ना करके पूरा पर हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, अतः 4/1 के रूट अंडर बराबर r1 बटा r2। जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2/1 आएगा, r1 बटा r2। अतः दोस्तों त्रिज्याओं का अनुपात, अतः r1 अनुपात r2 बराबर 2:1। अतः जो आपका जो दोस्तों आंसर है, ध्यान दीजिए 2:1, अतः बी जो आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। 44 प्रश्न कहता है कि एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है कितना, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पता होगा आपको कि अर्धगोले का जो आयतन होता है भी बराबर 2/3 होता है, 2/3 πr²। ये अर्धगोला का आयतन है दोस्तों। भी हम लोग आयतन से सूचित करते हैं, देखिए आयतन को भी से सूचित करते हैं, और आयतन दिया हुआ है कितना, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, और इधर है 2/3, पाई का मान चलिए रख देते हैं 22/7 गुने r²। तो कहता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों हमें r पता नहीं है, r ज्ञात करेंगे, यही इसी से ज्ञात होगा त्रिज्या। ध्यान दीजिए, काट दीजिए तो कई बार में कट जाएगा, 2 से कटिएगा तो 9 दूनी 18 है ना, 7 दूनी 14, 0 2 दूनी 4, 22 से काट दीजिए तो 441 बार में कट जाएगा, बराबर। अब देखिए ये बच गया, इधर क्या बच गया, 1/3 गुने 1/7 गुने r²। दोस्तों हमें r का मान ज्ञात करना है, तो 3 और 7 को भी इधर भेज देते हैं, तो 441 गुने 3 गुने 7 बराबर r³ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 141 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 3 गुने 7 गुने 3 और गुने 3 गुने 7, ये तो है पहले से, तो 3 गुने 7 लिख दिए, और 21 गुने 21 होता है, तो 7 गुने 3 गुने 7 गुने 3, 3 गुने 7 बराबर इधर हो जाएगा r³। दोस्तों हम लोग घन क्यू, अगर क्यू हटाते हैं तो घन क्यू चढ़ जाता है, यानी कि क्यूब चढ़ जाता है, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसी को सजा के लिख दिया, यानी 7 को एक तरफ 7 7 एक जगह लिख दिए और 3 3 को एक जगह,
इधर बचेगा आर। दोस्तों जब क्यूब रहता है तो 3 गो पर एगो बाहर निकलता है, तो क्या आएगा, नीचे बाहर आएगा 7 गुने 3 बराबर आर, अतः 21, यानी जो त्रिज्या हमें मिल गया 21 होगा। लेकिन यहाँ दोस्तों पूछ रहा है क्या कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 3 गुने पाई के मान होता है 22/7 और गुने आर, तो आर देखिए कितना आया है 21 गुने 21, काट दीजिए 7 तिहाई 21, तो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 गुने 21। दोस्तों इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे इतना हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19 और 2 का 2 और 1 3, देखिए 8 9 6 15, 9 1 10, 1 11, 3 और 1 4, यानी 4158। दोस्तों 4158 आ गया सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल को हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं, इसीलिए 458 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ दोस्तों गलती क्या है, क्यू लिख दिया है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है कभी भी क्यू में नहीं हम लोग मात्रा को लिखते हैं, क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, अतः 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल क्यूब की जगह पर स्क्वायर होगा। देखिए 45 कहता है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा दोस्तों, अर्धवृत्त का व्यास, यानी अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, चूँकि अर्धवृत्त ध्यान दीजिए यह है अर्धवृत्त। तो दोस्तों यदि इस तरह के वृत्त रहता है तो अर्धवृत्त मतलब किस तरह से, तो दोस्तों अर्धवृत्त का व्यास जो है दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जब हम लोग निकालेंगे तो 7 ना आएगा, 2 से हम लोग भाग दे के त्रिज्या निकालते हैं। तो अब देखिए कहता है कि अर्धवृत्त का परिधि, दोस्तों अर्धवृत्त का परिधि आपको पता होगा कि परिधि होता है अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2r, यही होता है ना, यानी पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या 7 निकल के आ गया है प्लस 2 गुने आर, यानी कि 7 से 7 कट जाएगा, तो दोस्तों 22 जोड़ 7 दूनी 14, यानी 4 और 2 6, 2 और 1 3, यानी सेंटीमीटर। परिधि को हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं, अतः जो इसका ऑप्शन है क्या हो जाएगा सही, सी सही हो जाएगा, यानी 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दोस्तों देखिए कहता है जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए जो अगला प्रश्न है कहता है 46 कि 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे परिधि दिया हुआ है, यानी कि जो दिया हुआ रहेगा उसी के फॉर्मूला पर बैठाएंगे। तो देखिए पहला वृत्त के त्रिज्या है R1 मान लिए, त्रिज्या पहला त्रिज्या जो है किसका कहता है, वृत्त है कि अर्धवृत्त है, वृत्त है। चलिए पहला वृत्त की त्रिज्या हम लोग R1 मान लेते हैं और दूसरा त्रिज्या मान लेते हैं R2 है, इसलिए परिधि पहला का परिधि बटा सेकंड का परिधि, दोस्तों वृत्त का परिधि है, तो फर्स्ट का परिधि हो जाएगा 2 पाई, त्रिज्या है R1 तो 2 पाई R होता है, तो 2 पाई R1 बटा 2 पाई R2 हो जाएगा, चूँकि सेकंड का त्रिज्या क्या है
R2 है। अब देखिए तो क्या कहता है कि दो वृत्तों की परिधियाँ जो है 2:3 में है, यानी पहला जो अनुपात है 2 है, दूसरा का अनुपात 3 है बराबर। देखिए तो 2π से 2π कट जाएगा तो बचेगा R1/R2, यानी त्रिज्याओं का जो अनुपात है R1/R2 बराबर 2:3, यानी कि यही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2:3। दोस्तों 47 प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछता है इस तरह का प्रश्न। देखिए 47 है, कहता है कि 1,3,0,3,1,3 में बहुलक है। दोस्तों बहुलक का मतलब होता है जो बार बार आता हो, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक, यानी कि उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्या है 3 आया है, देखिए 3 बार 3 आया है, अतः जो इसका बहुलक होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 3, यानी कि जो सबसे अधिक बार आएगा। इस तरह का प्रश्न अगर आएगा आपके पास बोर्ड में तो क्या कीजिएगा कि देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उसमें कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ रहेगा वही आपका बहुलक हो जाता है, यानी बहुलक का मतलब होता है बहुत बार ना, जो बहुत बार आया है। देखिए अब जो 49 कि 5 3 7 6 2 1, चलिए दोस्तों इसे हम लोग साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो प्रश्न है 48 तो हो गया, 49 कहता है कि 5 3 7 6 4 2 1, इसका कहता है कि माध्यक। दोस्तों माध्यक ज्ञात करने से पहले आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए ये जो है लिखा हुआ रहेगा, इसको हम लोग आरोही क्रम में अतः बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। दोस्तों यदि विषम संख्या आए ना, यदि विषम संख्या मिले तो देखिए क्या करते हैं, विषम संख्या मिले यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 विषम संख्या है, तो 7 में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, वहाँ पद होता है माध्यक बराबर कब, जब विषम संख्या होता है तब। चलिए देखिए तो 7 और 1 8/2 वहाँ पद, तो काट दीजिए तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 चौथा पद जो आएगा वही माध्यक हुआ। तो देखिए चौथवा पद, तो दोस्तों चौथा पद 1 2 3 4, यानी पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे, इसके बाद चौथा पद गिनेंगे शुरू से। तो चौथा पद में क्या आ रहा है 4, अतः जो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा सी, अतः 4 सही हो जाएगा। 5 प्रथम पूर्ण संख्याओं के माध्य कौन होगा। दोस्तों पूर्ण संख्या आपको पता होगा कि 0 से शुरू होता है, तो ध्यान दीजिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं, तो देखिए पहला जो पूर्ण संख्या है 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। दोस्तों माध्य बराबर आपको पता होगा कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। देखिए कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो कैगो संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि माध्य जो है 2 आ जाएगा, तो 20 का जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। 50 प्रश्न खत्म। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो सेट रहेगा। ये सेट 1 खत्म हो गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में अब लेके आएंगे सेट 2 लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये क्लास है अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि अच्छा लगा है और अगला वीडियो भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो आप तक मेरा पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।